जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनक्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, हम जो है 6500 प्लस TCS MCQ की जो हमारी जनरल स्टडीज़ की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये बुक का 5th एडिशन है और मैं आपको साइंस का जो सेगमेंट है उसको सॉल्व करवा रहा हूँ, सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए ये बुक और ये सेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे, हम आशा करते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये बुक दोनों मीडियम में अवेलेबल है, आप मार्केट से इसको खरीद सकते हैं। सेशन को आज स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का जो है सेशन चला हुआ है, बायोलॉजी की एक क्लास हम ले चुके हैं। न्यूट्रिशन के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर चुके हैं और आज का भी लगभग जो आपका सेशन है वो न्यूट्रिशन से ही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। आप आंसर कर सकते हैं पहले क्वेश्चन का, वो ही कॉलम मैच करने हैं आपको। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ये जो क्वेश्चन होते हैं दिखने में बड़े लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं अगर आपको कोई भी चीज़, एक भी चीज़ आती है तो भी। ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल्स। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, मुझे दिख रहा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आपका फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल आपका फैट होता है, यानी कि इसका होगा सी का होगा 2। उसके बाद ग्लूकोज, ग्लूकोज ओज जितने भी हैं वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो मुझे पता है इसका बी होगा। ठीक है जी। उसके बाद मायोसिन, अगर आपको पता है तो दी बेस्ट है, मैं बता देता हूँ। आपकी मसल्स जो होती हैं वो मायोसिन प्रोटीन से ही बनी होती हैं, तो ये आपका एक प्रोटीन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। एंड कैल्शियम, फॉस्फेट, आयरन, जिंक, सल्फेट, ये सारे के सारे आपके मिनरल्स हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप देख लीजिएगा। ए का जो आंसर होगा आपका 4 होगा। ए का 4 केवल एक में ही है। वैसे ही मैं आपको बताता हूँ, केवल अगर आपको एक भी आता ना तो भी आप आंसर को इजीली कर पाओगे, तो इसका राइट आंसर डी होगा। यहाँ पर कुछ बातें मैं प्रोटीन के बारे में बता देता हूँ। देखिएगा, मेनली 22 टाइप की प्रोटीन होती हैं, 22 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होती हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन होती हैं। अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो प्रोटीन में 10 ऐसी होती हैं जो बॉडी के पास होती हैं और 12 जो हैं हम बाहर से प्राप्त करते हैं। अगर मैं कुछ प्रोटीन्स की बात कर लेता हूं जो इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, सबसे पहले तो मायोसिन ही है। मायोसिन जो है मसल्स का निर्माण करती है, मांसपेशियों का निर्माण करने में, मसल्स का निर्माण करने में किसका योगदान होता है, तो आपका मायोसिन का होता है। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है मसल्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, मायोसिन पाई जाती है। दूसरी जो होती है वो होती है आपकी ओसिन, मैं लिख देता हूं यहाँ पर ओसिन। ओसिन, ओसिन जो होती है वो आपकी बोन का निर्माण करती है, यानी कि हड्डियों का निर्माण करती है। ये जो है बोन का निर्माण करती है। एक होती है कोलेजन, कोलेजन, कोलेजन जो है आपके स्किन का निर्माण करती है, त्वचा का निर्माण करती है, कौन भी आपका कोलेजन। एक बात और याद रखिएगा, कोलेजन एक ऐसी प्रोटीन है जो बॉडी में सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन जो है वो कोलेजन है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन ने वाली प्रोटीन जो है वो आपकी कौन है, कोलेजन है। ठीक है, तो ये आपकी प्रोटीन्स हैं। एक जैसे कि आपकी कैरेटीन है। देखिएगा, दो चीज होती है, एक होती है कैरेटीन, एक होता है कैरोटीन। मैं यहां पर लिख रहा हूं कैरोटीन। देखिएगा, कैरोटीन जो होता है वो होता है किसमें भी, कैरोटीन। तो कैरोटीन होता है गाजर में, कैरेट में। और कैरेटीन होता है आपके किसमें भी, हेयर एंड नेल में, हेयर एंड नेल में, हेयर एंड नेल में। फर्क ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा ही फर्क है। कैरेटीन और कैरोटीन, ओ का ही फर्क है और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। कैरोटीन गाजर में और कैरेटीन जो है आपका हेयर एंड नेल में, कैरेट में। और आपका कैरेटीन जो है हेयर एंड नेल में पाया जाता है। तो आपको ये कुछ प्रोटीन्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, कौन सी प्रोटीन कहाँ पर पाई जाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देख लीजिएगा। हमारी जो जीएस थ्योरी की जो पिनैकल की जो बुक है उसमें सारी की सारी प्रोटीन्स को डिस्क्राइब किया गया है, हर एक अमीनो एसिड को बताया गया है। तो आप उस कंटेंट को देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैच द फॉलोइंग, फिर वही कॉलम मैच करने से है। देखिएगा, सीजीएल टायर 2 के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं और बहुत आसान होते हैं। विटामिन ए, रासायनिक नाम है रथ एक टॉफी रेटिनोल। ए का बी, ए का बी, ए का बी, ए का बी, देखो ये कट गया, ये कट गया।
एक का बी रेटिनोल हो गया, ठीक है। दूसरा देखिएगा B12 हम कर चुके हैं साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन यानी कि 2 का सी, 2 का सी, 2 का सी, तो ये भी कट गया, राइट आंसर आपका डी आ गया, ठीक है। तो देखो कितना आसान होता है जब हम कॉलम को मैच करते हैं। वैसे मैं आपको सभी बता चुका हूं, बस एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई थी, डी का केमिकल नाम रथिक टॉफी के अकॉर्डिंग कैल्सीफेरोल है, लेकिन कैल्सीफेरोल का ही दूसरा नाम या फिर सॉरी जो विटामिन डी जो है, विटामिन डी जो है, विटामिन डी जो है इसके 3 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक कैल्सीफेरोल, एक आपका अर्गो कैल्सीफेरोल, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो एक आप वैसे आप नाम पकड़ सकते हो, कैल्सीफेरोल लास्ट में मिला है, ये डी है। ये कौन सा है? डी है। जैसे विटामिन बी के 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, वैसे ही विटामिन डी के 3 कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, आप इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड रथ 1 टॉफी, 1 ए से आप कर लोगे, रथ 1 टॉफी एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपको याद रखना है, अगर नेम से रिलेटेड कभी क्वेश्चन गलत करते हो तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, केवल आप टाइम पास कर रहे हो। रथ 1 टॉफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ एडोलसेंट्स आर हायर देन एडल्ट। देखिएगा 2 फेज होते हैं, एक होता है चाइल्डहुड, एक होता है एडल्टहुड। एक होता है चाइल्डहुड, एक होता है एडल्टहुड। एडल्टहुड, एडल्टहुड होता है 18 प्लस कहते हैं, 18-19 प्लस जो होता है वो एडल्टहुड होता है। और जो चाइल्डहुड होता है वो कहते हैं कि जो 10 साल से पहले जो होता है उसको हम जो है चाइल्डहुड कहते हैं। और चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में एक फेज आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? उस फेज को हम बोलते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस जो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जो है हम किशोर अवस्था बोलते हैं। किशोर अवस्था यानी कि उस टाइम पर जो बच्चा है वो डेवलप हो रहा है, अपने डेवलपिंग स्टेज पर है। अब डेवलपिंग स्टेज पर है तो उसकी मसल बन रही है, उसकी स्किन बन रही है, यानी कि उसकी जो ग्रोथ एज जो है उसको हम कहते हैं, एडोलसेंस को हम ग्रोथ एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम ग्रोथ एज बोलते हैं। अब देखिएगा ग्रोथ किससे होगी? ग्रोथ होगी न्यूट्रिएंट्स से। ग्रोथ किससे होगी? न्यूट्रिएंट से, खाने पीने से होगी। अब सिंपल सी बात है, बच्चे का जो ये फेज है, एडोलसेंस का जो फेज है, यानी कि 10 से 18, 10 से 19 साल का जो टाइम है, ये वाला जो टाइम है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम पर आप जितना अच्छा बच्चे को खिलाओगे, बच्चा उतना ही अच्छे से ग्रो करेगा। एडोलसेंस, इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा खिलाओ, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स दो, प्रोटीन दो, फैट नहीं देना है, कार्बोहाइड्रेट दो, अच्छा खिलाओ, तो इसको हम बोलते हैं। तो इसमें यही क्वेश्चन कहा गया है कि वयस्कों की तुलना में किशोरों की पोषण संबंधित आवश्यकताएं अधिक होती हैं। बिल्कुल भी, इनको जो एडोलसेंस स्टेज जो होता है इसको हम ग्रोथ एज बोलते हैं, और इस टाइम पर आपको ज़्यादा मात्रा में जो है न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एडोलसेंस आर द जनरली ग्रुप्ड इन एज ग्रुप ऑफ 10 to 19। बिल्कुल ठीक है भाई, 10 से 19 साल का जो बच्चा होता है उसको हम एडोलसेंस कहते हैं। तो दोनों जो कथन जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा चाइल्डहुड क्या है, एडल्टहुड क्या है, बीच की स्टेट क्या है, और आपको इस टाइम पर ज़्यादा न्यूट्रिशन क्यों देना है। तो मैंने आपको बताया इसलिए ज़्यादा देना है क्योंकि ये वो एक स्टेज है जहां पर बच्चा ग्रो करता है, और ग्रोथ करने के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, और इस टाइम पर आपको न्यूट्रिएंट्स को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट इज करेक्ट। कौन सा? देखिएगा न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं। मैं यहीं पर कवर कर देता हूँ, ये नहीं, आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जिनको हम हिंदी में पौष्टिक तत्व बोलते हैं, वास्तव में जो हम फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये जितनी भी चीजें खाते हैं न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। अब देखिएगा कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी हमें कम जरूरत होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हमें ज्यादा जरूरत होती है। ज्यादा नहीं, साइंस ने या डाइटरी ने ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी वैल्यू ज्यादा है, जिनकी हमें जरूरत ज्यादा है, एसेंशियल है, उनको मैक्रो में रखा है। किस में रखा है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में रखा है, या फिर इनको कह सकता हूं मैं मेन न्यूट्रिएंट्स में रखा है। मेन न्यूट्रिएंट्स में रखा है। कुछ ऐसे हैं जिनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ना भी हो तो काम चल सकता है, ये ना होंगे तो काम नहीं चलेगा, तो उनको हमने माइक्रो में रखा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में रखा है, या फिर इनको हमने
सेकेंडरी में रखा है। किस में रखा है? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में रखा है। देखिएगा, नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। मैक्रो और माइक्रो, जिनकी जिनकी नीड बहुत ज्यादा है, यानी कि इनके बगैर हम सरवाइव ही नहीं कर सकते, उनको हम मैक्रो में रखते हैं। मैक्रो में केवल 3 है और जितने भी बच गए वो सारे के सारे माइक्रो हैं। खेल खत्म। कौन कौन? आपका प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा आपका फैट, इसकी भी ज्यादा जरूरत है क्योंकि स्किन वगैरह का निर्माण यही करता है। इनको हम मेन न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो ये तीनों के तीनों जो है ना एनर्जी देते हैं, और एनर्जी से ही बॉडी सरवाइव करती है, और इसीलिए इनको जो है मैक्रो की श्रेणी में रखा गया है। अलग अलग डाइटरी के अनुसार, अलग अलग डेफिनेशन के अनुसार मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन अलग अलग है। कोई कहते हैं कि एनर्जी देते हैं इसलिए मैक्रो हैं, कई साइंटिस्ट कहते हैं कि इनकी बॉडी की जरूरत ज्यादा होती है इसलिए मैक्रो, कई कहते हैं इनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो अलग अलग डेफिनेशन है। बात एक ये मैंने कह दिया ना, मेन है ये, कैसे ही मेन मान लो आप, आपकी मर्जी है। जो बच गए वो सारे के सारे माइक्रो हैं। अब आप कहोगे कि सर विटामिन भी माइक्रो हैं। बिल्कुल, जितने भी विटामिन मिनरल्स, आयरन वगैरह, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब जितने भी आयरन मिनरल, जितनी भी चीजें बच गई अब वो सारी की सारी, चाहे आपकी विटामिन है, चाहे आपके जितने भी मिनरल हैं, ऑल आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आप कहोगे सर वाटर भी, बिल्कुल, वाटर भी जो है आपका माइक्रो में ही गया। वाटर भी किस में गया? माइक्रो में गया। केवल ये 3 याद रखने मैक्रो वाले, और जितने भी बच गए वो सारे के सारे माइक्रो में आपको कर देने हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा, आप इजीली कर पाओगे। मैक्रो में तो आयरन नहीं आएगा, ये तो आपका मिनरल है, ये तो माइक्रो है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम बिल्कुल ठीक है, ये माइक्रो है, कम जरूरत है इसकी, तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। केवल 2 ही ठीक होगा, एक गलत होगा। अरे भाई मैंने आपको पूरा ही बता दिया, अब आपको क्वेश्चन गलत करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, भी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा जो है करवा देंगे। नट्स, वेजिटेबल ऑयल एंड फिश ऑयल, इन सभी में, ऑयल्स में मेनली वेजिटेबल ऑयल्स होती हैं, फिश होती हैं, नट्स होती हैं, इन सभी में जो है ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा, ओमेगा 3 स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ओमेगा 3 इज द राइट आंसर। ओमेगा 3 जो होता है, आप एज फैक्ट याद रखोगे दी बेस्ट रहेगा, क्योंकि ओमेगा 3 से इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। बस इतना ही पूछा जाता है कि वेजिटेबल ऑयल होते हैं, फिश ऑयल होता है, नट्स होते हैं, इनमें कौन सा जो सोर्स जो होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ओमेगा 3। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन पाए सभी चीजें जाती हैं इनके अंदर, ऐसा नहीं है कि कोई चीज नहीं पाई जाएगी, लेकिन इसने कहा कि अच्छे स्रोत है, रिच सोर्स। तो रिच कौन है इनमें? सबसे ज्यादा कौन है? ओमेगा 3 है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मिनरल नीड इज करेक्ट, कौन सा जो है करेक्ट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। आयरन, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, बिल्कुल भाई ठीक है। हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन 2 चीज करती हैं, देखिएगा, एचबी जो होता है आपका हीमोग्लोबिन, ब्लड का हीमोग्लोबिन, जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, वास्तव में हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को यही लेके जाता है। हीमोग्लोबिन कमी होने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन अच्छे तरीके से शरीर में नहीं पहुंच पाएगी। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं पहुंच पाएगी। अब इस हीमोग्लोबिन को बनाने का काम कौन करता है? इस हीमोग्लोबिन को बनाता है आयरन और आपका बी कॉम्प्लेक्स, और आपके कुछ बी कॉम्प्लेक्स जो हैं, ये जो है आपके हीमोग्लोबिन को बनाने का काम करते हैं। हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछिए, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो ब्लड के अंदर, लेकिन ब्लड की कौन सी सेल में? तो आरबीसी के अंदर जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और आरबीसी किस में पाया जाता है? ब्लड में। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ये ब्लड के अंदर आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन ये होती है। और तो आप देख सकते हो हीमोग्लोबिन या की का फॉर्मेशन आयरन करता है। एक बात याद रखिएगा, इन सभी की कमी, चाहे किसी की भी कमी हो जाए, सिंपल सी बात है, इसकी कमी होगी तो इसकी अपने आप हो जाएगी, इसकी कमी होगी तो इसकी हो जाएगी, इसकी कमी होगी तो आरबीसी कम हो जाएगी, आरबीसी कम होगी तो ब्लड कम हो जाएगा, यानी कि सभी की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ ऑल, एक डिसऑर्डर कहलाएगा जिसका नाम है एनीमिया। सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं कंफ्यूज रहते हैं एनीमिया। एनीमिया सर जी, एनीमिया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। कभी एग्जामिनर दे देता है आयरन की कमी से एनीमिया, कभी दे देता है बी कॉम्प्लेक्स की कमी से एनीमिया, कभी हीमोग्लोबिन की कमी से। हरे भाई, ये एक ही बात है, सभी गंगाधर ही शक्तिमान है, अलग नहीं है, ये सभी के सभी सेम है, एक ही पेड़ की जड़ है। एक बच्चों में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, सर क्या हीमोग्लोबिन केवल 13 से 17 ग्राम ही पाया जाता है?
केवल इतना पाया जाता पूरी बॉडी में? नहीं भाई, ये बहुत बड़ा मिथ है, एक बात याद रखिएगा। क्योंकि हम जो हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन बॉडी में 13 से जो 17 ग्राम वैल्यू जो दी गई है, 13 से 17 ग्राम जो वैल्यू दी गई है वो पर डेसीलीटर दी गई है। ब्लड के अंदर जितना ब्लड है उसका पर डेसीलीटर, लीटर का 10वां हिस्सा डेसीलीटर, ठीक है। ब्लड कितना पाया जाता है बॉडी में? ब्लड कितना पाया जाता है सर जी? हम कहते हैं कि ब्लड जो है 5 से 6 लीटर पाया जाता है, 5 से 6 लीटर। वैसे 5 से 6 लीटर फिक्स वैल्यू नहीं है, फिक्स वैल्यू है 7% पर बॉडी वेट, पर बॉडी वेट। वेट के अनुसार जो है आपका ब्लड काउंट होता है वो 7% होता है, ठीक है। तो इतना इतना तो पर डेसीलीटर इतना ग्राम पाया जाता है। कहीं आप ये सोचो कि पूरी ही बॉडी में इतना ग्राम जो है आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये बहुत बड़ा मिथ होता है, क्वेश्चन गलत कर देता है जब एग्जामिनर, मतलब जब हम एवरीडे लाइफ से इन चीज़ों को उठाते हैं। तो सोडियम की कि इसने क्या कर रखा, कौन सा जो है करेक्ट है? सोडियम प्रॉपर फंक्शनिंग द थायराइड, नहीं भी, थायराइड को अच्छे से फंक्शन करने में कौन सहायता करता है? आयोडीन सहायता करता है, यानी कि आयोडीन ही थायराइड को अच्छा रखता है। और थायराइड या आयोडीन की कमी, इन दोनों की कमी से जो है कौन सा रोग हो जाता है? ग्वाइटर नाम का डिसऑर्डर हो जाता है, जिसको हम गेंगा बोलते हैं। गले का सूजना, थायराइड ग्लैंड का सूजना हम ग्वाइटर कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। सोडियम की जो है आपके थायराइड को किसी टाइप से जो है अच्छा नहीं कर सकता है। हाँ, सोडियम आपके नर्व को, आपकी हार्ट को, आपके ब्रेन को, इनको अच्छा रख सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन थायराइड को पर्टिकुलर वर्क करवाने के लिए जो है कौन सहायता करता है? वो आपका आयोडीन सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर केवल एक होगा। तो इसने क्वेश्चन पूछा कौन सा करेक्ट है, तो केवल जो है ओनली वन इज द राइट आंसर, केवल एक ही ठीक है और सारे के सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एब्सेंट इन एग्स? तो एग जो होता है, एग में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती? देखिएगा, एग में लगभग सभी विटामिन पाई जाती हैं, विटामिन सी को छोड़कर, क्योंकि विटामिन सी जो है केवल सौर जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, सौर सब्सटेंस होते हैं, यानी कि खट्टे पदार्थ जो होते हैं उनके अंदर ही पाई जाती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एग्स जो होते हैं वो खट्टे नहीं होते हैं। तो इसमें जो है एग्स में सभी विटामिन पाई जाती हैं लगभग, लेकिन विटामिन सी नहीं पाई जाती है, ठीक है। विटामिन सी एग में भी नहीं पाई जाती और विटामिन सी मिल्क में भी नहीं पाई जाती, मिल्क में भी विटामिन सी नहीं पाई जाएगी, आप याद रखिएगा ये बात, ठीक है। एग में वैसे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन, व्हाइट जो पोर्शन होता है उसमें प्रोटीन, और जो फैट, जो बीच का जो येलो पोर्शन जो होता है, योक जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर फैट पाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कितनी प्रोटीन पाई जाती है एक एग में? तो वन एग जो होता है वो 6 ग्राम प्रोटीन रखता है, ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। एक एग में 6 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में जितने भी हम चीज़ें खाते हैं उनमें प्रोटीन बहुत ही कम होता है, अगर मैं नेचुरल सब्सटेंसेस की बात करूँ तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा, विच अमीनो एसिड इज एसेंशियल फॉर हेल्दी स्किन एंड टीथ? स्किन और टीथ के लिए अच्छा है, एज इट इज कंपोनेंट ऑफ टूथ एनामल, कोलेजन एंड इलास्टिन। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये चीजें क्या हैं, तो हिंदी में पढ़ लीजिएगा। कौन सा अमल जो है वो हमारे एनामल, कोलेजन और इलास्टिन के लिए जरूरी है। एनामल जो होती है दांतों के ऊपर जो लेयर पाई जाती है, आउटर लेयर ऑफ, आउटर कवरिंग करो भाई, कवरिंग लेयर ऑफ टीथ जो होती है वो आपकी एनामल कहलाती है, ठीक है। एनामल इज नॉट ए पार्ट ऑफ टीथ, नॉट ए पार्ट ऑफ टीथ, ये टीथ का पार्ट नहीं है, टीथ के ऊपर केवल लेयर है। देखिएगा, ये जो आपका टीथ होता है, टीथ का जो ऊपर वाला पार्ट जो होता है, अपर पार्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये आपका डेंटाइन होता है। क्या होता है? डेंटाइन होता है। ये क्वेश्चन कई दफा आ जाता है और हम गलत कर देते हैं, एनामल कर देते हैं। टीथ दांतों का ऊपरी हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है, ना कि एनामल। एनामल टीथ का पार्ट नहीं है, ये आउटर कवरिंग है। एंड द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग जो है वो कौन है? भी आपका एनामल है। सबसे मजबूत हड्डी नहीं, सबसे मजबूत बोन मैंडिबल है। ये जो जबड़े की निचले वाली हड्डी है ये सबसे मजबूत बोन है, हड्डी है, बट सबसे मजबूत पार्ट जो है आपका कौन है? एनामल है।
एंड कोलेजन हम कर ही चुके हैं, कोलेजन इज स्किन प्रोटीन, यह है जो आपकी स्किन प्रोटीन है, यह है जो आपकी क्या है, स्किन प्रोटीन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा अमीनो एसिड इन सभी को निर्माण है, इन सभी की फॉर्मेशन करता है। तो इन सभी की फॉर्मेशन करने में आपका जो थियोनीन जो प्रोटीन है ये सहायता करता है। कौन सा, थियोनीन इज द राइट आंसर। थियोनीन जो है आपका थ्रियोनीन, थ्रियोनीन। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, यही था इसमें, थ्रियोनीन, थ्रियोनीन कर दीजिएगा, डी इज द राइट आंसर, थ्रियोनीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो हम कर चुके हैं, एंड द प्ले ए रोल इन सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, वाउंड हीलिंग, वाउंड हीलिंग मतलब घाव को भरने में, एंड द ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट को भी ब्रेक करता है, वो सूक्ष्म चीज क्या है। तो कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि, घाव भरने और कार्बोहाइड्रेट का विखंडन करने में आपका जिंक जो है वो जरूरी होता है। जिंक जो है जरूर होना चाहिए आपके फूड में ऐड, क्योंकि जिंक जो है इन सभी फंक्शंस के लिए जो है जरूरी है। आयरन जो है वो ब्लड के लिए जरूरी है, हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी है आयरन, और कैल्शियम जो है वो बोन के लिए जरूरी है, किसके लिए जरूरी है, बोन के लिए। कॉपर का इतना ज़्यादा रोल है नहीं बॉडी के अंदर, याद रखिएगा। जिंक इन सभी चीज़ों के लिए जरूरी है। तो बॉडी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनका भी अपना रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेयर ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो का कौन सा पेयर नहीं है। तो आप बस एक बात याद रखिएगा, आयोडीन और मिनरल ये तो माइक्रो हैं, ठीक है। कैल्शियम और फैट, फैट एक आपका मैक्रो है, फैट जो है आपका मैक्रो है। मैक्रो जो होते हैं आपके तीन ही होते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एफपीसी जो है आपके क्या होते हैं, आपके जो है मैक्रो होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है भी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट को करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट को देखते हैं, विच विटामिन आर प्रेजेंट इन मिल्क। देखिएगा मिल्क के अंदर लगभग सभी विटामिन पाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं विटामिन सी को, एग और मिल्क जो है ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें लगभग सभी विटामिन पाई जाती है, विटामिन सी को छोड़कर। विटामिन सी जो है इन दोनों में नहीं पाई जाती, विटामिन सी नहीं पाई जाती, और सभी की सभी विटामिन जो है पाई जाती हैं। मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ। तो देखिएगा इसने कहा कि दूध में कौन सी पाई जाती है, सी नहीं पाई जाएगी, सी नहीं पाई जाएगी, सी नहीं पाई जाएगी। राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। तो आपको ऐसे जो है याद रखना है। एग एंड मिल्क मैं दोनों के बारे में बता चुका हूँ आपको पहले, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, शायद नहीं हुआ तो अब मैंने आपको बता दिया है। इनमें जो है आपका विटामिन नहीं पाई जाती सी। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, आपको फिर विटामिन को मैच करना है, सोर्सेज दिए गए हैं। मैं फिर कहता हूँ अगर आपको एक दो भी आता है तो आप इजिली जो है इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिएगा विटामिन ए, विटामिन ए कैरेट में पाई जाती है, मैंने आपको बताई थी। गाजर में विटामिन ए पाई जाती है, तो विटामिन ए को कर दो भाई, विटामिन ए कैरेट बिल्कुल ठीक है। विटामिन बी, विटामिन बी मैंने आपको बताई थी कि ये जो है फिजिकल पावर विटामिन है, यानी कि फिजिकल पावर देने वाली विटामिन जो हैं या चीज़ें जो हैं उनमें पाई जाती है। चलो मान के चलो इसका नहीं पता आपको, एक मिनट के लिए छोड़ दो, क्योंकि मुझे ऑप्शन नेगलेक्ट करके करना है। ए का ए आएगा, ए का ए आएगा, ए का ए आएगा, एक का ए आएगा, एक का ए आएगा, तीनों कट गए, डी आंसर मिल गया। अगर आपको नहीं आता है तो, अगर आपको पता है, आपको याद रखना है। विटामिन सी सिट्रिक में पाया जाता है, विटामिन सी सिट्रिक खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है। विटामिन डी जो है एग योक, सोया प्रोडक्ट आदि में जो है पाया जाता है विटामिन डी, या फिर सनलाइट में पाया जाता है, या फिर किस में पाया जाता है, सनलाइट के अंदर जो है पाया जाता है। आई होप ये चीज़ आप समझ सके होंगे। और बी जो है किस में पाया जाएगा, फिर बी का बी हो जाएगा। तो अगर आपको एक भी आता ना तो भी आप इसको आंसर कर पाओगे। जैसे कि आपको मान के चलो सी का सी आ रहा था, तो सी का सी, 4 का डी, ऐसे करके जो है आप इजिली इसको कर सकते थे। सोर्सेज से लेकर जो है ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट कंपोनेंट्स आर ऑफ्टन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। किसको हम जो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी बोलते हैं। तो ये हम कर चुके हैं, शरीर का निर्माण, सेल का निर्माण, या फिर मसल्स की फॉर्मेशन करना, या रिकवरी ऑफ मसल्स करना, किसका काम है, प्रोटीन का काम है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें जो हैं आपको पता होंगी, और ये जो है आपकी हेल्पिंग द रिपेयर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मसल टिश्यू आफ्टर द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद जो भी मसल ब्रेक होती हैं उनको रिकवर करती हैं, और उनका नाम क्या होता है भी, आपका प्रोटीन होता है। प्रोटीन, या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन दे देता है, अमीनो एसिड होता है। ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड से ही मिलकर आपका कौन बना होता है, प्रोटीन जो है बना हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भी, डी होगा। देखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन कहे ना किसी भी ऑर्गन का आउटर लेयर बनाने में या स्किन की आउटर लेयर बनाने में किसका रोल होता है, तो वो फैट होता है। स्किन
या फिर आउटर लेयर बनाने में किसका रोल होता है, तो वो आपका किसका होता है, फैट का होता है। मसल बनाने में किसका होता है, प्रोटीन का होता है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इज द मेजर एसेंशियल लाइपोफिलिक फैट सोल्यूबल जिनको हम बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपका बन गया है कि फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लाइपोफिलिक बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइपा का मतलब होता है लिपिड, लिपिड लाइपो से आप याद रखिएगा लिपिड, और फिलिक का मतलब सोल्यूबल, ठीक है। लाइपो से याद रखिएगा लिपिड, और लिपिड क्या होते हैं, लिपिड जो होते हैं वो फैट ही होते हैं। ऐसे करके आप कर सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन एसएससी में पहले पूछा जाता था कि फैट सोल्यूबल विटामिन का दूसरा नाम क्या है, तो इनको हम लाइपोफिलिक बोलते हैं। रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम आरबीसी बोलते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली की सुरक्षा, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक एक प्रमुख आवश्यक लाइपोफिलिक यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है। एक ऑप्शन को तो आप काट सकते हो, किसको काट दो, सी को काट दो, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल नहीं है, ये फैट सोल्यूबल नहीं है। अब देखिएगा क्या क्या बचते हैं आपका। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आरबीसी की फॉर्मेशन कौन करता है, या फिर आप ये कह सकते हो सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करने में सहायता कौन करता है। अब देखो ऑप्शंस को नेगलेक्ट करो। यहाँ पर मुझे पता है ये जो विटामिन है ये आई से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है। और ये विटामिन जो है आपकी किससे रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपसे किससे रिलेटेड पूछा है कि सेल का जो मेम्ब्रेन्स होती हैं या फिर आपकी आरबीसी होती है उनकी फॉर्मेशन कौन करता है। तो भाई ये ऑप्शन नेगलेक्ट करके आप कर सकते हो, विटामिन ई जो है इसका राइट आंसर होगा। वैसे विटामिन ई के बारे में मैंने आपको बताया था, विटामिन ई रथ एक टॉफी टोकोफेरोल जिसका नाम था, क्या नाम था, टोकोफेरोल जो है इसका केमिकल नेम है टोकोफेरोल। और टोकोफेरोल जो है इसको हम रिप्रोडक्टिव विटामिन बोलते हैं। इसके नाम बहुत अच्छे अच्छे हैं, देखिएगा इसको हम रिप्रोडक्टिव विटामिन बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव विटामिन बोलते हैं। एक और याद रखिएगा, इसको हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, सुनिएगा। रिप्रोडक्टिव विटामिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होती हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको अच्छा करती है, तो इसलिए हम इसको रिप्रोडक्टिव विटामिन बोलते हैं। जैसे कि अगर इसकी कमी हो गई, इस विटामिन की कमी हो गई तो अनफर्टिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अनफर्टिलिटी आ जाएगी। यानी कि अनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, बांझपन। महिलाओं में क्या आ जाएगा, बांझपन आ जाएगा, यानी कि बच्चा पैदा करने की जो क्षमता जो है महिलाएं खो देंगी, उसको बोलते हैं हम अनफर्टिलिटी। तो आपका जो टोकोफेरोल जो है वो रिप्रोडक्टिव विटामिन इसलिए कहलाता है। दूसरा ब्यूटी विटामिन, ये जो विटामिन ई जो होती है ये एंटीऑक्सीडेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, लिख लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट होती है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये देखिएगा होता क्या है, सुनिएगा मेरी बात। बॉडी जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर तो बहुत सी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, और जब ऑक्सीजन रिलीज होती है तो स्किन के ऊपर इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो स्किन के ऊपर अगर ऑक्सीजन के एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल इकट्ठे होंगे तो वो स्किन को खराब करेंगे। अब स्किन को खराब करेंगे, उसमें स्किन में जरिया लाएंगे, स्किन को रफ करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ स्किन को खराब करेंगे। अब हम क्या करते हैं, विटामिन ई का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये विटामिन ब्यूटी विटामिन कहलाती है। ये उन ऑक्सीजन को जो झुर्रियाँ ला रही थी, स्किन को खराब कर रही थी, उनको खत्म कर देंगे, ऑक्सीजन को खत्म कर देंगे और स्किन क्या कर देंगे, स्मूथ कर देंगे। इसलिए इस विटामिन का प्रयोग ब्यूटी विटामिन में या कॉस्मेटिक जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें भी जो है इस विटामिन का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को मैन पावर विटामिन भी बोलते हैं। मैन पावर विटामिन भी जो है इसको हम बोल सकते हैं, मैन पावर विटामिन भी जो है इसको बोल सकते हैं विटामिन ई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन ई। ये मिलती कहाँ पर है, तो ये अंकुरित बीजों में सबसे ज्यादा मिलती है। अंकुरित बीज जिनको हम बड सीड बोलते हैं, बड सीड जिनको हम बोलते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा मिलती है। जैसे कि अखरोट है, बादाम है, काजू है, इन सभी में ज़्यादातर ये मिलती है। ठीक है, विटामिन ई। चने हैं भिगे हुए तो इनमें भी जो है ये मिलेगी। तो विटामिन ई के बारे में याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन में से एक है। तो ये जो है ब्लड फॉर्मेशन में सहायता करती है। तो वैसे भी आप इसको कर सकते थे क्योंकि डी हो नहीं सकता, ए हो नहीं सकता। ए जो है आपकी आई प्रोडक्टिव विटामिन है, तो ई जो है आप आंसर कर सकते हो। अगर आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन देखिएगा, मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ कि अगर आपको साइंस अच्छी करनी है ना तो आपकी थ्योरी अच्छी होनी जरूरी है। और किसी सब्जेक्ट में मान के चलो आप जीएस में हिस्ट्री कर रहे हो, पॉलिटी कर रहे हो, अगर उनमें अगर आप डायरेक्ट फैक्ट रट लेते हो, याद कर लेते हो, आपकी अगर थ्योरी अच्छी भी नहीं है तो काम चल जाएगा। बट साइंस के अंदर थ्योरी का अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन से हम ये मान के चल सकते हैं 90% क्वेश्चन जो हैं थ्योरी से सोल्व हो जाते हैं। ऑप्शंस को नेगलेक्ट करके हम कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं साइंस के अंदर।
ठीक है। ए टाइपिकल एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट डैश ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है हम सभी को पता है, मैग्नीशियम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो है। माइक्रो का मतलब बहुत ही कम मात्रा में जो है इसकी ज़रूरत होती है। फैक्चुअल डेटा भी इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता कि भी ऐसे कर लो। ये जो है 25 ग्राम जो है आपका पूरी दिन के अंदर जो है मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, स्टार्च एंड शुगर। शुगर एंड स्टार्च, ये दोनों के दोनों, स्टार्च पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, शुगर भी, शुगर को सैकेराइड बोलते हैं। तो ये दोनों के दोनों आपके कार्बोहाइड्रेट हैं। तो ये क्या हैं भी आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं। तो हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं केमिस्ट्री के अंदर, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, तीनों के तीनों। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं मेनली, कार्बोहाइड्रेट को हम सैकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैकेराइड बोलते हैं। और सैकेराइड क्या होते हैं, सैकेराइड शुगर होते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ में शुगर की वैल्यू जो है आपकी क्या कहलाती है, कार्बोहाइड्रेट कहलाती है। या फिर सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं, मिट्ठे की वैल्यू, कोई भी चीज़ मिठा खा रहे हो आप, चीनी खा रहे हो, गुड़ खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, वो आपकी कार्बोहाइड्रेट है। चाहे वो आप आर्टिफिशियल खा रहे हो, चाहे वो नेचुरल खा रहे हो। नेचुरल में कोई फ्रूट खा रहे हो, ठीक है, वो भी आपकी शुगर है। आलू, केला, कुछ भी खा रहे हो जिसके अंदर मिठा है, शुगर है, उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। वैसे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बन प्लस हाइड्रेट यानी कि H2O, पानी, कार्बन प्लस H2O यानी कि एक कार्बन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, 1:2:1 से मिलकर बना हुआ एक कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना, अमीनो एसिड से मिलकर बना जो है आपका एक कार्बनिक कंपाउंड है। फैट जो है फैटी एसिड से मिलकर बना, फैटी एसिड से मिलकर बना। या फिर आपसे ये क्वेश्चन और भी डीप में जाएगा तो आपसे पूछेगा ग्लिसरीन से मिलकर बना हुआ, यानी कि फैट का जो सिंपलेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, ग्लिसरीन होता है। विटामिन का कोई सिंपल प्रोडक्ट नहीं होता, विटामिन विटामिन ही होता है। हाँ, अमीनो ग्रुप का सदस्य है आपका कौन भी, विटामिन, अगर मैं केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करूं तो। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड ग्लूकोज अकर्स विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। जब हम बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को तोड़ते हैं, देखिएगा होता क्या है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं। पहले तो मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बताता हूँ, उसके बाद बिना ऑक्सीजन। आप सोचते हो कि आप सांस ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, कभी सोचा आपने? आप खाना खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, कभी सोचा? नहीं सोचा होगा। मैं बताता हूँ आपको। मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम ने उस खाने को पचाया, डाइजेस्ट किया। डाइजेस्ट करने के बाद जो डाइजेशन मेरा लास्ट प्रोडक्ट मिला मुझे, वो मिला C6H12O6, जिसको मैं बोलता हूँ ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को डाइजेस्टिव सिस्टम ने ब्लड को दे दिया कि भाई ले भाई ब्लड, तू रख इसको। अब मैंने लिया सांस, जैसे ही मैंने सांस लिया मेरे लंग्स ने ऑक्सीजन को छान दिया और ऑक्सीजन को किसको पकड़ा दिया, ब्लड को पकड़ा दिया। ले भी ऑक्सीजन, तू जा ब्लड के पास। अब ब्लड हार्ट के थ्रू, हार्ट एक मोटर है अपनी बॉडी के अंदर, अब हार्ट ने क्या किया, उस ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया कि भाई पूरी बॉडी के अंदर ये दोनों चीज चली जाएं। और ये पूरी बॉडी में हर एक सेल के पास गई, सेल यानी कि कोशिका, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत सी सेल से मिलकर बनी हुई है। ये सारा का सारा प्रोडक्ट जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, सेल के अंदर जाता है। सेल कहो या माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, कॉन्डेरिया में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। और एक रिएक्शन होती है यहाँ पर, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम बोलते हैं एरोबिक रिएक्शन। ये एक रिएक्शन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। जैसे ये रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने के बाद हमें लास्ट फाइनल बता रहा हूँ, वैसे ही एक पूरा का पूरा एक साइकिल है। साइकिल में जो है पायरुविक एसिड भी बनते हैं, एटीपी बनती हैं, एटीपी 38 बनती हैं, 2 यूज हो जाती हैं, लेकिन लास्ट में हमें कितनी मिलती है, 36 एटीपी एनर्जी मिलती है। एटीपी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, प्लस में CO2 को हम बाहर निकाल देते हैं। ब्लड वापस उस CO2 को लेके आता है और मैं वापस उसको बाहर निकाल देता हूँ। यानी कि मेरी बॉडी जो है वो किससे चलती है, मेरा शरीर जो है एनर्जी से चलता है। और वो एनर्जी बनती कैसे है, वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, इन दोनों के रिएक्शन की वजह से। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा गया है। अब ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिना ऑक्सीजन के आपकी एनर्जी नहीं बनेगी, बिना ऑक्सीजन के आपकी एनर्जी नहीं बनेगी। बनेगी कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ। अगर ये ऑक्सीजन ना हो ना तो 2 एटीपी एनर्जी बने। यहाँ पर टोटल एनर्जी है ना 36 नहीं बनती, इससे पहले 38 एटीपी बनती है, लेकिन 2 एटीपी एनर्जी जो है ना रिएक्शन में यूज हो जाती है। 2 एटीपी एनर्जी किस में यूज हो जाती है, रिएक्शन के अंदर यूज हो जाती है। एक मिनट रुकिएगा भाई, 2 एटीपी एनर्जी यूज हो जाती है किस में भी, रिएक्शन में। हमें 36 मिलती है।
अब अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो केवल ग्लूकोज टूटेगा 2 एटीपी में, और टूटने के बाद 0 एटीपी मिलेगी हमें, क्योंकि 2 की 2 यूज हो जाएगी रिएक्शन में, यानी कि मेरी बॉडी काम नहीं कर पाएगी एनएरोबिक रिएक्शन में, मैं स्थिर हो जाऊंगा। आप ये मान सकते हो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप चलोगे कैसे। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन डालोगे शरीर में उतनी एनर्जी बनती जाएगी। एक पेट्रोल है बॉडी में, ये पेट्रोल है। इसीलिए आप सोचते हो कई दफ़ा कि जब हम रनिंग करते हैं तो हम जल्दी जल्दी सांस क्यों लेते हैं, क्योंकि रनिंग कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत है, और ज़्यादा एटीपी के लिए हमें ज़्यादा पेट्रोल डालना पड़ेगा, यानी कि ऑक्सीजन को डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसने पूछा है कि जब ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, एनएरोबिक कहेंगे। क्या कहेंगे, एनएरोबिक रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, एनएरोबिक रिएक्शन कहेंगे। और ये जो रिएक्शन है ना आपकी, ये जो मैंने आपको दिखाई है, ये आपकी एरोबिक एंड सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेल के अंदर होता है इसलिए इसको सेलुलर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है इसलिए इसको एरोबिक रिएक्शन बोलते हैं। इसको आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कभी जब हम थियोरेटिकल पोर्शन में मैंने करवा रखा, बहुत अच्छे से इसको जो है समझा रखा है। विच ऑर्गेनिज्म अमंग द फॉलोइंग ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है। हम क्या करते हैं, फूड को अंदर लेके जाते हैं, अंदर डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करके क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। बट ऐसा ऑर्गेनिज्म है ये। अब देखो यहाँ पर ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है, टिक है, लीचीज है, लाइस है, यीस्ट है, इसको यीस्ट को छोड़ दो और सारे के सारे अंदर जाके डाइजेस्ट करते हैं, हमारी तरह काम करते हैं। लेकिन यीस्ट जिसको हम खमीर बोलते हैं ना, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, हालांकि छोटा होता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, अच्छे से आपको नंगी आंखों से नहीं दिखेगा, हालांकि दिख भी जाएगा, ना भी दिखे, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो यीस्ट जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड को बाहर ब्रेक करेगा, ब्रेक तोड़ेगा, डाइजेस्ट बाहर ही कर लेगा और फिर अंदर लेके जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो यीस्ट होगा। एज ए फैक्ट याद रखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अमीनो एसिड आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, तो किसके बिल्डिंग ब्लॉक हैं, ये प्रोटीन के हैं। वैसे तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी आएगा यहाँ पर, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल को अक्सर खालिस्तान के निर्माण खंड के रूप में। ठीक है भाई, ये भी है, ये बॉडी के भी बिल्डिंग ब्लॉक हैं, नहीं सॉरी, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी की। ठीक है भाई, अमीनो एसिड किसके, प्रोटीन के। और अगर आपसे क्वेश्चन कहे प्रोटीन किसकी बॉडी बिल्डिंग है, तो ये जो है आपकी बॉडी की जो है बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रोटीन। क्या होगा, प्रोटीन। कितने अमीनो एसिड से प्रोटीन बनती है, 20 से। अगर ऑप्शन में 22 हो तो 22 से। ये मैं आपको शायद पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, क्योंकि 2 अमीनो एसिड जो है और डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज डज द ब्रेन गेट एनर्जी। देखिएगा, कोई भी जितनी भी बॉडी के ऑर्गन हैं वो सारे के सारे एनर्जी किससे लेते हैं, वो सारे के सारे एनर्जी ग्लूकोज से लेते हैं। लेकिन हमें एनर्जी का सोर्सेज और भी हैं, प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है, फैट से भी मिलती है। लेकिन आपका जो ब्रेन है, देखिएगा एक बात याद रखिएगा, ब्रेन जो होता है आपकी बॉडी को कंट्रोल करने का काम, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम ब्रेन करता है। 1350 ग्राम का जो है आपका ब्रेन होता है, और सबसे ज़्यादा जो ग्लूकोज यूज करता है, एनर्जी जो यूज करता है वो यही करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम भी यही करता है। मैं बात करूं पूरी बॉडी का 20% ग्लूकोज जो है, 20% ग्लूकोज जो है वो ये ही यूज करता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को भी पूरी बॉडी का, देखिए 100% में सारे ऑर्गन रह गए, हमारी बॉडी के अंदर हजारों ऑर्गन है, उनमें से केवल एक ऑर्गन ब्रेन 20% यूज कर रहा है, 80 में पूरी बॉडी बच गई। ठीक है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का ज्यादातर यूज जो है वो कौन करता है, ब्रेन करता है, यानी कि ये ग्लूकोज से ही एनर्जी बनाता है। अब आप कहोगे सर एनर्जी तो प्रोटीन से भी बन सकती है, फैट से भी बन सकती है, और ऑर्गन बना लेंगे, बट ये केवल किससे बनाता है, ग्लूकोज से ही बनाता है। ये बात आप याद रखिएगा। अगर ब्रेन में आपकी ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की ब्रेन में कमी हो जाती है तो फिट्स हो जाएंगे। फिट्स का मतलब मिर्गी, सुना होगा आपने, मिर्गी रोगी सुनी होंगे, तो मिर्गी आने लगेंगी अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है वैसे मैं बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। यह सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल फॉर्म जो है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो कौन है, फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपकी कौन है, कार्बोहाइड्रेट जो है आपकी कौन है, वो आपकी जो है ग्लूकोज है। इससे सिंपल कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि ब्लड के अंदर वही चीज जाएगी जो बहुत ही सिंपल रहेगी। आपका डाइजेशन का काम इतना ही है, डाइजेशन यानी कि पाचन का काम इतना ही है कि वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में बदले।
इसका राइट आंसर ग्लूकोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट हैपन्स टू द गार्ड सेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ, हिंदी में देख लीजिए, जब गार्ड सेल में जल प्रभावित होता है तो उनमें क्या होगा। पहले तो गार्ड सेल पाई कहाँ पर जाती हैं, ये सुनिएगा। देखिएगा जो आपकी गार्ड सेल होती हैं, गार्ड सेल जो होती हैं, गार्ड सेल ये कहाँ पाई जाती हैं, प्लांट के अंदर पाई जाती हैं। और प्लांट की जो सरफेस होती है, प्लांट की सरफेस के ऊपर छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा ये छिद्र होते हैं प्लांट के अंदर, जो छिद्र होते हैं जहां से वाटर या गैस कोई भी चीज प्लांट के अंदर एंटर करती है उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। कोई भी, जैसे मान के चलो ये लीफ है, लीफ है, ये लीफ के अंदर जो है छिद्र पाए जाते हैं, छोटे 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 छोटे, दिखते नहीं है, बहुत ही टिन्नी होते हैं। तो ये जो होते हैं इनको बोलते हैं स्टोमेटा। और इनके थ्रू ही प्लांट के अंदर वाटर या फिर ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस या वाटर इनके अंदर ही, इसके थ्रू ही अंदर बाहर जाता है। और ये जो स्टोमेटा होता है, मान के चलो ये स्टोमेटा ही, इतना स्टोमेटा, थोड़ा थोड़ा खोल के दिखा देता हूँ, हालांकि इतना नहीं दिखेगा। अब ये स्टोमेटा को जो है ना, यहाँ से कुछ सेल जो है जकड़ी हुई रहती हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड सेल। स्टोमेटा के चारों ओर पाई जाने वाली सेल्स को हम गार्ड सेल बोलते हैं। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। और वास्तव में जब इस स्टोमेटा को ओपन करना होता है, हमेशा ओपन नहीं रहता प्लांट में स्टोमेटा, जब वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आनी होती है, बाहर जानी होती है, केवल उसी टाइम पर ये जो है ओपन होता है। तो उस टाइम पर ये गार्ड सेल जो है ये खुल जाती हैं। और जब इस स्टोमेटो को बंद करना होता है उस टाइम पर ये गार्ड सेल बंद हो जाती हैं। सिंपल सी बात है, गार्ड सेल स्टोमेटो को बंद या ओपन, बंद या खोलने का काम करती हैं। तो आप देख सकते हैं गार्ड सेल जो है क्या करेंगे, फ्लो इनटू देम। देखिएगा व्हाट हैपन द गार्ड सेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम। जब वाटर अंदर आएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। अब देखिएगा गार्ड सेल क्लोज, भाई क्लोज अगर गार्ड सेल हो गई तो बंद हो जाएगा स्टोमेटा, ये तो गलत है भाई। स्टोमेटा पोर्स ओपन, स्टोमेटा पोर्स ओपन कैसे होंगे, स्टोमेटा पोर्स श्रिंक, स्मॉल, क्लोज, क्लोज नहीं होंगे, सिकुड़ जाएंगे नहीं, स्टोमेटा छिद्र खुल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है भाई। जैसे ही इसने क्या पूछा है, वाटर फ्लो इनटू देम गार्ड सेल, इसमें क्वेश्चन में ना अगर ऐसा करता ना तो अच्छा रहता कि स्टोमेटा द गार्ड सेल ओपन, तो आसान रहता, आसान। ठीक है, वैसे स्टोमेटा गार्ड सेल खुलेंगे तो स्टोमेटा भी खुलेगा। थोड़ा जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी है। आंसर जो होगा इसका क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू लाइव अंडर प्लेंटी ऑफ सनलाइट आर कॉल्ड। यानी कि वे पौधे जो सूर्य की तीव्र प्रकाश में उगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। जैसे सनफ्लावर देखे होंगे, सनफ्लावर जो होते हैं सूर्य की तीव्र प्रकाश में जो ज्यादा प्रकाशित होते हैं, ज्यादा खिलते हैं, आप ऐसे मान सकते हो। इनको हम बोलते हैं हेलियोफाइट्स। क्या बोलते हैं, हेलियोफाइट्स। अब कई स्टूडेंट जो है जीरोफाइट्स की तरफ जाएंगे। देखिएगा जीरोफाइट्स जो होते हैं वो सन की तरफ, सनलाइट की तरफ नहीं अट्रैक्ट होते। ये जो होते हैं ना जीरोफाइट्स जो होते हैं, ये डेजर्ट या कोल्ड के अंदर, कोल्ड डेजर्ट हो या फिर हॉट डेजर्ट हो, उसके अंदर जो है या तो बर्फ पड़ रही हो जहां पर बहुत ज्यादा, या फिर बहुत ज्यादा जो है गर्मी हो, वहां पर उगते हैं, उनको हम बोलते हैं जीरोफाइट्स। लेकिन जो आपके सनलाइट की तरफ जाते हैं, अनुकूल होते हैं सूर्य के प्रकाश के, उनको हम क्या कहते हैं, हेलियोफाइट्स बोलते हैं, ना कि जीरोफाइट्स। बस यहीं पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है और कहीं पर भी आपको गड़बड़ या कंफ्यूजन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, भी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड। तो किसी भी प्लांट के पास या लीव्स यानी पत्तियों के पास जो हरे रंग का पिगमेंट होता है उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। इट इज ग्रीन कलर पिगमेंट इन प्लांट, जिसकी वजह से प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोफिल को बारे में बता देता हूँ, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, मेनली फाउंड इन लीफ। एक बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली फाउंड इन लीव्स। मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि पत्तियों में ही पाया जाता, मुख्यतः पाया जाता है, और भी जगह पाया जाता है। अगर मैं बात करूं क्लोरोफिल की, ये ग्रीन होता है, किसकी वजह से बना होता है, ये मैग्नीशियम से बना होता है। किससे बना होता है, मेड बाई मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से जो है ये बना होता है। और वास्तव में फोटोसिंथेसिस जो है इसी की वजह से होता है। फोटोसिंथेसिस जो होता है, सिंथेसिस, प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। और फोटोसिंथेसिस, बस इतने ही क्वेश्चन आपसे क्लोरोफिल से पूछे जा सकते हैं। क्लोरोफिल है किसका भाग, है किसका भाग, तो क्लोरोफिल जो है किसकी टाइप है, प्लाज्मा, सॉरी जो है आपकी प्लास्टिड की टाइप है। किसकी है, प्लास्टिड की टाइप है। प्लास्टिड लिख देता हूँ, प्लास्टिड, लवक जिसको हम बोलते हैं। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं,
एक तो क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। तो उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। देखिएगा, प्लास्टिड प्लांट में, प्लांट की सेल में प्लास्टिड होते हैं, और प्लास्टिड की एक टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिड 3 टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ग्रीन कलर वाला क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जिसमें कोई भी कलर नहीं होता। एक होता क्रोमोप्लास्ट, ग्रीन कलर को छोड़कर जितने भी कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल, द स्टेम्स एंड लीव्स। देखिएगा, क्वेश्चन है वाटर एंड मिनरल से, वाटर एंड मिनरल से। तो आपके जो प्लांट होते हैं, प्लांट में 2 टाइप के टिश्यू होते हैं। प्लांट जो होते हैं, प्लांट टिश्यू की अगर मैं बात करूं, प्लांट टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं परमानेंट। ठीक है, एक होते हैं सिंपल और सॉरी एक होते हैं आपके सिंपल और एक होते हैं परमानेंट। तो उसमें जो सिंपल होते हैं उनके अंदर आपके जो हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्कैलेनकाइमा ये होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके अंदर जाइलम फ्लोएम ये होते हैं। ठीक है, तो जाइलम फ्लोएम जो होते हैं, जाइलम फ्लोएम, जाइलम जल, जैसे याद रखो जय और ले, जल का जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कौन करते हैं, जाइलम। और फल, फल यानी कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करते हैं, फूड का वो कौन करते हैं, वो आपके फल, ठीक है, फ्लोएम करते हैं। ये बात याद रखिएगा। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा ये जो हैं आपके प्लांट के सिंपल टिश्यू हैं। पैरेन्काइमा जो होते हैं वो प्लांट के अंदर प्लांट के अंदर जितनी भी फूड मटेरियल की व्यवस्था करनी है, प्लांट को क्या किसको कितना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स की व्यवस्था करनी है, वो काम पैरेन्काइमा करते हैं। कोलेनकाइमा जो हैं प्लांट्स के अंदर लचक देते हैं, लचीलापन जो होता है वो देते हैं कोलेनकाइमा। एक स्केलेरनकाइमा होते हैं, 3 टाइप के होते हैं काइमा। स्केलेरनकाइमा प्लांट के अंदर रिजिड जो मतलब मजबूती जो होती है वो देते हैं। ये करेंगे, आगे आएंगे जब हम करेंगे प्लांट की टाइप्स, टिश्यू की टाइप करेंगे। प्लांट टिश्यू को मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आज का ज़्यादा हो गया है। ठीक है, कल वाले में इसको कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, सारा कर लेंगे इसको। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिएगा आप जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं, इकोसिस्टम पढ़ते हैं, तो उसमें हम जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस करने वाले जो प्लांट जो होते हैं, प्लांट जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं, क्योंकि वास्तव में सबसे पहले यही बनाते हैं, भोजन हमारे लिए बनाते हैं। जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। और प्रोड्यूसर प्लांट जो होते हैं वो कहाँ से एनर्जी लेते हैं, वो सन से एनर्जी लेते हैं। किससे एनर्जी लेते हैं, सन से, सूर्य से। और उसके बाद जो प्लांट को खाते हैं, जिनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं, वो आपके क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर जो डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, और जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, और जो सेकेंडरी को खाते हैं वो टर्शरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ऐसे करके आपकी फूड चेन चलती है। मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है, या फिर मैं कहूँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एक चीज किसके ऊपर डिपेंड रहती है, सन के ऊपर। क्योंकि सन की एनर्जी से प्लांट एनर्जी बनाते हैं, प्लांट की एनर्जी से प्राइमरी कंज्यूमर चलते हैं, और उनकी ही एनर्जी से, जैसे हम हैं, हम प्लांट खाते हैं तो हम प्लांट की एनर्जी से चलते हैं, लेकिन हमारा सोर्स कौन सा है, हमें भी कहाँ से मिला है, क्योंकि प्लांट ने भी तो कहीं से एनर्जी ली होगी, तो प्लांट ने सन से ली है। सेम ऐसे ही, जैसे मान के चलो मैं एक बनाता हूँ, पौधे बना दिए मैंने बना दिया पौधे, फिर बना दिया मैंने हिरन, फिर बना दिया मैंने भेड़िया, फिर बना दिया मैंने शेर। अब देखो, और ऊपर मैंने बना दिया सन। यहां से आपको अच्छे से समझ में आएगी। सन से एनर्जी ली पौधे ने, पौधे को खाया हिरण ने, मतलब पौधे की एनर्जी ली हिरण ने, हिरण को खाया भेड़िए ने, भेड़िए की एनर्जी, सॉरी हिरण की एनर्जी ली भेड़िए ने, और भेड़िए को खाया शेर ने, शेर जो मतलब ने एनर्जी ली भेड़िए की। लेकिन शेर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर, या फिर मैं कहूँ सन के ऊपर। इसने यही तो कहा है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, अल्टीमेट यानी अंतिम सोर्स क्या है। ठीक है, तो अंतिम तो आपका कौन है, सन है। कौन है, सन है। वैसे पौधे हैं हमारा सोर्स, हम पौधे खाते हैं, बट अल्टीमेट जो सोर्स अगर आपसे पूछे तो आपका कौन है, सन, सूर्य इज द राइट आंसर।
सूर्य भगवान इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। ये हम इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में हम करेंगे, आगे भी आएगा जब भी हम करेंगे। तो ये था भाई आज का कार्यक्रम अपना। आज के 50 क्वेश्चन हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लिए हैं और आगे मिलेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे, चाहेंगे जाने की अनुमति, और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।